गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आज फिर एक नया टॉपिक लेके आई हूँ अपने वीडियोस के माध्यम से। आज का मेरा टॉपिक है रूल्स ऑफ एविडेंस इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आप सोचते होंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में इतनी सारी बातें कैसे आ गई हैं। देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बहुत गहरा है और आज की कमर्शियल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर केसेस होते हैं तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ही होते हैं। आपको मैं बता दूं, क्योंकि कमर्शियल वर्ल्ड में पेमेंट का लेना और देना चलता रहता है और मोस्ट प्रोबेबली चेक्स के जरिए पेमेंट होते हैं, कैश की डिलीवरी कम होती है। तो इसी वजह से उसका डिसऑनर होना या उसका पार्टी का कोई प्रॉमिस को फुलफिल नहीं करना या कोई और बात, फ्रॉड, फॉर्जरी जो भी होता है, इस एक्ट का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में जो टॉपिक मैंने लिया है वो है हमारा रूल्स ऑफ एविडेंस, यानी क्या एविडेंस के रूल्स हैं। एविडेंस क्या होता है? एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का इंस्ट्रूमेंट होने का प्रमाण क्या है, तो उसको मैं बता दूं, उसका प्रमाण है एस्ट्रोपल। अब एस्ट्रोपल क्या होता है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, बहुत बार आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा होगा और कभी कभी आपने कंपनी एक्ट में भी पढ़ा होगा। एस्ट्रोपल लॉ का एक ऐसा वर्ड है जो आपको किसी भी चीज की ओरिजिनल वैलिडिटी को मना करने से रोकता है। ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, किसी भी ओरिजिनल वैलिडिटी को मना करने से रोकता है। इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आपने 10th पास किया, 12th पास किया और आपके पास अपने बोर्ड की और ओरिजिनल मार्कशीट है, ठीक है। अब जब ओरिजिनल मार्कशीट है और उसको देख करके कोई एक व्यक्ति आपको ये चैलेंज करता है, अरे ये तो फर्जी है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तेरी नहीं है, या ये बोर्ड की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, तो अब आप उसको ये कहने से रोक सकते हैं क्योंकि ये आपकी ओरिजिनल मार्कशीट है। अगर आपकी डुप्लीकेट होती ना तो आप ये कहते हैं हाँ ये डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, मेरी खो गई थी, मैंने दूसरी निकलवाई थी। बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस है और ट्रैफिक इंस्पेक्टर आपको किसी रूल्स को तोड़ने के चक्कर में पकड़ लेता है और आपसे डीएल की मांग करता है और आप जब दिखाते हो तो वो आपको ये कह देता है कि आपका ओरिजिनल नहीं है, तो आप कहेंगे सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये ओरिजिनल है, ये देखिए मोनोग्राम। समझ रहे मेरी बात? तो जो ये आपने मोनोग्राम दिखाया या जो ओरिजिनलिटी के लिए आपने जो तो अपनी पुरजोर अपनी बात कही है ना, यही है आप एस्ट्रोपल कर रहे हैं, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल वैलिडिटी को मना करने से रोकने का अधिकार को इस्तेमाल करने को कहते हैं हम एस्ट्रोपल। लॉ में इसका बहुत महत्व है, थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल के जरिए ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। समझ में आ गया तो आपको पता चल जाएगा। जैसे किसी बैंक के चेक को आप लगाओ और कोई आदमी ये कहते हैं अरे ये पीएनबी का बैंक ही नहीं है, ये ओबीसी का बैंक ही नहीं, चेक ही नहीं है, तो आप ये कहोगे ना ऐसे कैसे करो भैया, पीएनबी का ये चेक है और इसमें मेरा साइन है, मेरा अकाउंट नंबर है, ये मैंने ओरिजिनल है, ये मेरा वैलिडिटी इसकी ओरिजिनल है, तो आप उसको इस चीज़ को चैलेंज करने से रोक सकते हैं। बस यही है एस्ट्रोपल। तो हम क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इसके एविडेंस पे काम करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो सेक्शन 120 है उसने ये कवर किया है कि रूल्स ऑफ एविडेंस में एस्ट्रोपल क्या है। ये कहता है एस्ट्रोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, no maker of a promissory note or no drawer of the bill of exchange or check and no acceptor of a bill of exchange for the owner of drawer shall in a suit thereon by a holder in due course be permitted to deny the validity of the instrument as originally made or drawn। कि ये ओरिजिनली बनाए गए हैं या ड्रॉ किए गए हैं, इसकी वैलिडिटी को कोई मना नहीं कर सकता, ऐसा सेक्शन 120 ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में कहा गया है और ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बात करते हैं क्या होता है एस्ट्रोपल। तो मैंने आपको लिखा है कि एस्ट्रोपल होता है एक लीगल प्रिंसिपल है जो कि लीगल बाइंडिंग क्रिएट करता है, ठीक है। ये मना करता है, ओरिजिनल वैलिडिटी को मना करने से रोकता है आपको, और ये कहता है कि ये लीगल प्रिंसिपल है और ये लीगल बाइंडिंग है, जो कि क्या कहता है ये, दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डूइंग और सेइंग समथिंग विच वुड कॉन्ट्राडिक्ट, जिससे विवाद खड़ा हो सकता हो। ऐसा कहने से आपको ये रोकता है। कॉन्ट्राडिक्ट सम अर्लियर एक्शन और स्टेटमेंट दैट अनदर हैज रिलाइड ऑन और कॉन्ट्राडिक्शन ऑन विच वुड हर्ट दैट अदर पर्सन, किसी दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर आप हर्ट करते हो, किसी को आप ये कह दो कि ये तेरी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है, ये तो फर्जी है, तो आप सोच के देखो कितना हर्ट होता है उस व्यक्ति को जिसके पास उसकी ओरिजिनल मार्कशीट होती है। तो इसी बात को कहने से वो रोकता है, यही एस्ट्रोपल होता है। तो ये एक लीगल प्रिंसिपल है। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये कहता है ये एक लीगल बाइंडिंग होता है दैट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम चेंजिंग योर माइंड, आपके माइंड को चेंज करने से ये रोक सकता है।
कहने का मतलब ये है, अगर आप एक चेक इशू करो और बाद में कहो ये चेक मैंने नहीं इशू किया है, तो वो सामने वाली पार्टी ये कहेगा अरे भैया ये तेरे साइन है, अब तू मना नहीं कर सकता, अब तू माइंड चेंज नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं एस्ट्रोपल। तो एस्ट्रोपल को मैंने आपको 2 तरीके से समझा दिया है। तो कौन कौन से रूल्स है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में एस्ट्रोपल के, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जो एस्ट्रोपल के रूल्स है उसमें ये कहता है 3 तरह की बातें इसमें आपको शामिल है। एस्ट्रोपल अगेंस्ट डिनाइंग ओरिजिनल वैलिडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये कहता है सेक्शन 120 जो है, सेक्शन 120 जो है वो ये कहता है कि मेकर ऑफ प्रॉमिसरी नोट जो होता है, या ड्रॉर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो होता है, या एक्सेप्टर ऑफ अ बिल फॉर द ओनर ऑफ द ड्रॉर आर नॉट परमिटेड और एज अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स टू डिनाई द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एज ओरिजिनली मेड और ड्रॉन। तो पहला ये 120 जो सेक्शन है ये कहता है उसकी वैलिडिटी को डिनाई करने से ये रोकता है। दूसरा ये कहता है एस्ट्रोपल अगेंस्ट डिनाइंग कैपेसिटी ऑफ पार्टी टू एंडोर्स, जो एंडोर्स करने के लिए जो पार्टी है उसको मना करने से भी ये रोकता है। तो ये बात 121 सेक्शन में कवर की गई है और ये कहता है द मेकर ऑफ अ प्रॉमिसरी नोट एंड एक्सेप्टर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल to order are not permitted as against a holder in due course to say that the pay is incapable of endorsing the instrument। यानी इंस्ट्रूमेंट के इंडोर्स करने की कैपेसिटी के लिए भी आप पार्टी को मना करने का अधिकार नहीं रखते हैं। वही चीज को सेक्शन 121 ने कवर किया है। 122 जो सेक्शन है वो क्या कहता है, ये कहता है जो प्रायर पार्टीज हैं, जो ये कहता है परमिटेड, ये एंडोर्समेंट नॉट परमिटेड टू डिनाई द कैपेसिटी ऑफ प्रायर पार्टीज, प्रायर पार्टीज की जो कैपेसिटी है उसको भी मना करने के अधिकारों से आपको रोकता है। तो इसमें ये मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं कि किस तरीके से 120, 121 और 122 ने इसको कवर किया है एस्ट्रोपल में। अब बात करते हैं इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है। ये भी एक प्रमाण है और इंटरनेशनल लॉ में क्या क्या बातें होती है वो मैं आपको बताती हूँ। ये कहता है इंटरनेशनल लॉ ये कहता है जब भी किसी फॉरेन कंट्री में कोई एक व्यक्ति रहता है तो उसके लिए अगर आपने इंस्ट्रूमेंट लिखा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि इंटरनेशनल लॉ के रूल्स क्या हैं और वो किस में कवर किए गए हैं। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है वो ये कहता है अगर फॉरेन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है तो उसके लिए सेक्शन 134 से 137 तक कवरेज की गई है और ये कहता है उन सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जो कि एक फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के लिए बनाई गई हैं। इसको मैं बता दूं, इसमें 4 तरह के भी नियम रखे गए हैं जो कि 4 सेक्शंस में कवर किए गए हैं। वो ये कहता है सेक्शन 134 से लेकर के 137 तक की जो बातें हैं वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के रिलेशन में दी गई हैं और वो क्या कहती है, ये कहता है जो सेक्शन 134 है ये कहता है इसका नियम ये है लॉ गवर्निंग लायबिलिटी ऑफ मेकर, एक्सेप्टर और इंडोर्सर ऑफ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, यानी जो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है उसका चाहे मेकर हो चाहे एक्सेप्टर हो या फिर इंडोर्सर हो उसके लिए कौन कौन से नियम हैं वो कहता है। ऐसे में ध्यान रखना होगा कि अगर कोई कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है यानी कोई विपरीत कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है तो जनरल बात ये कही जाती है कि जो भी उसका एंडोर्स होता है उसको अपने देश के नियम पालन करने का अधिकार है। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए एक बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कैलिफोर्निया में ए ने लिखा और उसके बाद उसका वहाँ कैलिफोर्निया में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो था 25% और उसे एक्सेप्ट किया मिस्टर बी ने जो कि रहते हैं वॉशिंगटन में, वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 6%। अब मान लेते हैं जो बिल है वो बिल इज एंडोर्स इन इंडिया में एंडोर्स कर दिया जाता है और फिर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो जिसके लिए एंडोर्स किया गया है उसके देश में जो नियम चलता है उसके तहत ही वो नियम उस फॉरेन इंस्ट्रूमेंट पर लागू होगा। अगर इंडिया में वो डिसऑनर हुआ है तो उसके लिए 6% यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो वहाँ पे 6% ही फॉलो करेगा। ही इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% ओनली बट इफ ए इज डिस्चार्ज A is charged as a drawer, then A is liable to pay interest as 25%। यानी जो भी इसके लिए लाइबल है वो अपने देश में लागू नियमों को फॉलो करेगा। आगे दूसरा जो बात है 135 सेक्शन जो कहता है वो कहता है लॉ ऑफ प्लेस ऑफ पेमेंट, जहाँ पे इस पे पेमेंट किया जाना है वो जगह कौन सी है उसका कानून क्या है उसको फॉलो किया जाएगा। तो ये कहता है वेयर अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज मेड पेएबल इन अ प्लेस डिफरेंट फ्रॉम दैट विच इज मेड और endorse the law of place where it is made payable determines what constitute dishonor and what notice of dishonor is sufficient।
जिस देश में पेमेंट किया जा रहा है डिसऑनर के लिए भी और डिस्चार्ज के लिए भी वही वाले नियम फॉलो होंगे जो उस देश में चलते हैं। तीसरी बात कहता है 136 जो सेक्शन है वो कहता है इंस्ट्रूमेंट मेड आउट ऑफ इंडिया बट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ इंडिया। चाहे देश के बाहर अगर इंस्ट्रूमेंट बना हो, लेकिन जो हमारे देश के अंदर कानून है उस कानून के तहत ही वो कानून बनाया जाएगा। ये कहता है इफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मेड ड्रॉन एक्सेप्टेड और इंडोर्स आउटसाइड इंडिया बट in accordance with the law of India, the circumstances that any agreement evidence in such instrument is invalid according to the law of country wherein it was entered into does not invalidate any subsequent acceptance or endorsement made thereon within India। यानी endorsement के लिए या कोई भी चीज़ के लिए जो हमारे इंडिया में कानून है उसको आप उल्लंघन करके कोई दूसरा कानून नहीं लगा सकते। ये नहीं कह सकते क्योंकि ये इंडिया में नहीं बना है, पर क्योंकि इंडिया के लिए बना है तो इंडिया का कानून ही इस पर लागू होगा। और लास्ट सेक्शन जो 137 है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि कुछ प्रिजम्पशन है फॉरेन लॉ के बारे में। आप ये मान के चलिए अगर कोई कॉन्ट्रैरी कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन हुआ है या कॉन्ट्रैरी बात सामने नहीं आई है तो हम ये मानेंगे कि ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो इंडिया के लिए ही बनाया गया है। मान लीजिए अगर दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों ने आपस में इस चीज़ की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं की है कि ये एक व्यक्ति अमेरिका के लिए और दूसरा व्यक्ति पेरिस के लिए अगर बना रहा है इस इंस्ट्रूमेंट को, तो हम ये मानेंगे इंडिया की धरती पर दोनों लोग हैं तो हम ये मान लेंगे कि इंडिया में ही ये लागू होगा और इंडिया का लॉ ही इस पर लगेगा। तो प्रिजम्पशन है इंडियन लॉ के लिए, कहता है द लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री रिगार्डिंग प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी द सेम एज दैट ऑफ इंडिया अनलेस एंड अनटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड। जब तक ये लागू ना हो जाए, ये साबित ना हो जाए कि कोई इसके बाद विपरीत थी, तब तक ये माना जाएगा कि ये इंस्ट्रूमेंट इंडिया के लिए ही बनाया गया है। तो पूरी उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, मैं उसको क्वेरी को सॉल्व कर दूंगी। पूरी उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलर।